हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपना मेडिकल कोट पहनकर अपने रूम से निकलती है। तभी उसके सामने उसके कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं, हम वेकेशन पर नहीं जाना चाहते क्योंकि जब भी हम वेकेशन पर जाते हैं हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि हम ब्लाइंड डेट को अटेंड करें। पता नहीं इन सब से कब हमारी जान छूटेगी। ये बोलकर वो सब तो वहाँ से चले जाते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फैंग वेकेशन पर गई थी तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी होती है। वो लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब सवाल कर रहा होता है और दिखने में भी अजीब था। वो बोल रहा होता है, तुम्हारी उम्र 30 साल की हो गई है लेकिन अभी तक तुमने शादी नहीं की है। हो सकता है तुम्हें कोई कमी हो। और जैसे ही वो उसे अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताता है, जो सुनकर तो फैंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी उसका सामना उसके अपने पेरेंट्स से हो जाता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। वो बोलती है, ठीक है मैं कर लूंगी लेकिन इससे नहीं करूंगी। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी। फैंग बोलती है, मैं इससे नहीं करने वाली क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। उसके डैड बोलते हैं, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। वो बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नेक्स्ट फेस्टिवल में उसे जरूर लेकर आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो अपना सामान पैक कर अपने घर के लिए निकल ही रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो बताती है, मेरा कजन तुम्हें ज्वाइन करेगा, तुम्हारी फैमिली के सामने ऐसा ड्रामा करेगा कि जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो तो खुश हो जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और ब्लैक कलर की कार के साथ तुम्हें लेने आया है। और ये बंदा फोन पर अपने अंकल से बात कर रहा होता है। उसके अंकल उसे बता रहे होते हैं, तुम्हें एक लड़की को पिक करना है जो कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। वो अपने अंकल को बोलता है, अभी तो मैं चाइना वापस आया हूँ तो इस तरीके से आप मेरी ब्लाइंड डेट कैसे अरेंज कर सकते हैं। उसके अंकल बोलते हैं, अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वो फोन काट देते हैं। इधर फैंग उसी लड़की के पास आ जाती है और आते ही वो उसे सिगरेट खींच लेती है और उसे बोलती है, मेरी ग्रैंडमा को स्मोकिंग से एलर्जी है इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम कुछ दिनों तक स्मोकिंग ना करो। वो लड़का तो फैंग को घुरे जा रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ लड़के उस लड़के को बचपन में मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है और उन लोगों को बोलती है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुमने इसे मारा तो मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दूंगी। ये बोलने के बाद वो अपनी बुक्स उन लड़कों की तरफ फेंकती है, जिसके बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। प्रेजेंट में दिखाया जाता है ली फैंग को पहचान जाता है लेकिन फैंग उसे बोलती है, तुम्हारा नाम चैन है ना और तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो ना। ली तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलती है, तुम्हारी कजन ने मुझे बताया था तुम्हारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बॉयफ्रेंड बनने का, तो तुम यकीनन मेरी हेल्प तो कर सकते हो और मैं तुम्हें हर दिन का 2000 रुपए पे करूंगी, पर हमें मेरी फैमिली के साथ फेक कपल की तरह रहना होगा। उसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और मिस्टर ली सोच रहा होता है, मुझे एक और मौका मिला है ताकि मैं इसे बता सकूं कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसको कॉल आ जाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है और वो अकेले ही घर के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर एंटर करती है तो वो देखती है उसका वही कजन जिसने पास में उसे ब्लाइंड डेट पर इनवाइट किया था, वो सामने ही बैठा हुआ होता है। उसके पेरेंट्स उसे बता रहे होते हैं, इसे हमने तुम्हारे लिए ही बुलाया है। वो बोलती है, मैं किसी बूढ़े से शादी नहीं करने वाली। उसके डैड तो उसे चाटा लगा देते हैं, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। वो बोलती है, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि मैं शादी करूँ, मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। लेकिन उसके डैड बोलते हैं, जब एक लड़की बड़ी हो जाती है तो उसे शादी तो करनी ही पड़ती है। उसका कजन फैंग के डैड को बोल रहा होता है, आप इसे मत मारिए, मैं इसे शादी के बाद एकदम ट्रेंड कर दूंगा। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो बोलता है, किसने कहा है कि इसे शादी करने की जरूरत है, मैं हूँ इसके लिए और इसे जब भी शादी करनी होगी तो मैं इसके साथ शादी कर लूंगा। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, तुम कौन हो। फैंग उसे इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका कजन तो चीखने लग जाता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, तुम लोगों की बेटी ऑलरेडी एक लड़के के साथ इन्वॉल्व है और तुम लोग मेरे साथ झूठ कैसे बोल सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। उसके डैड पूछते हैं, तुम्हारे पास ये बॉयफ्रेंड कब से है। वो बोलती है, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैं इसके साथ लंबे समय से हूँ। नेक्स्ट सीन में ली फैंग के पेरेंट्स को रेड एनवलप दे रहा होता है लेकिन वो लेने से मना कर रहे होते हैं।
लेकिन ली जबरदस्ती देकर बोलता है ये तो यंग जनरेशन का फर्ज है कि वो अपने बूढ़ों का ख्याल रखे। फैंग बोलती है बेशक मेरी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मेरी सैलरी आती है, इसलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ। तभी फैंग की बहन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है ब्रदर इन लो मुझे भी रेड एनवलप चाहिए। ली उसे भी वो लाल लिफाफा दे देता है और बोलता है जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था ना तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी, तुम बस तब पैदा ही हुई थी। उसकी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है आपने मुझे कहाँ पर देखा है। वो बोलता है तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई थी। उसके डैड तो उठकर वहाँ से जाने वाले होते हैं और उसको उसके नाम से बुलाते हैं जो कि चैन होता है। वो बोलता है आप मुझे शन के नाम से भी बुला सकते हैं। जिसके बाद फैंग फ्लैशबैक में याद करती है जिस बच्चे को उसने बचाया था तो उसने उसका नाम पूछा था। वो बच्चा बोलता है वैसे तो मेरा नाम ली है पर सभी लोग मुझे प्यार से शैन बुलाते हैं जो कि मेरा निक नेम है। प्रेजेंट में वो मिस्टर ली को गौर से देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो घर से बाहर आने के बाद बोलते हैं मैं तुम्हारे अंकल के घर में जाकर सो रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ पर रहो और एक साथ सोना। ली भी हाँ बोल देता है। इसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से निकल जाते हैं और बोल रहे होते हैं मैं सुबह पूरे गांव को बताऊंगा कि मेरी बड़ी बेटी ने शादी कर ली है। सब मुझे ताने मारते थे लेकिन अब सबको बताने का वक्त आ चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ली उसे बोलता है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर वो रोने लग जाती है मैं अपने डैड को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो ली के लिए रूम सेट कर रही होती है और उसे बोलती है आज रात तुम्हें यहीं पर सोना है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फैंग की सिस्टर आकर डोर नॉक करने लग जाती है। फैंग दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन रूम तो लॉक होता है। फैंग अपनी बहन को बोलती है ये सब कुछ तुमने ही किया है ना। उसकी छोटी बहन बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो, अदरवाइज मैं पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम दोनों फेक कपल हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को रेंट पर लिया है। ये सुनने के बाद इन दोनों को मजबूरन एक ही बेड पर सोना पड़ता है। ली बोलता है हम पहली बार मिले हैं और हमें सेम बेड पर लेटना पड़ रहा है। वो बोलती है तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अंकल के बेटे हैं और सिर्फ मेरे डैड की 2 बेटियां हैं, इसलिए वो हमेशा हमें लेकर परेशान रहते हैं और ऊपर से लड़कों को हमेशा से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है लड़कियों के मुकाबले। वो बोलता है मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। वो बोलती है मैंने हमेशा से लड़कों की तरह काम किए हैं, मैं पेड़ों पर चढ़ जाती थी। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, जो भी तुमसे शादी करेगा ना बहुत ही ज्यादा लकी होगा। वो बोलती है मुझसे फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कर सो जाओ। ली मन में सोच रहा होता है बचपन में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों एकदम चिपक कर सो रहे होते हैं और जैसे ही सुबह फैंग की आंखें खुलती हैं तो वो उसे पहले एक चाटा मारती है और खुद से दूर कर देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ सोने की। ली बोलता है मेरे ख्याल से तुम मेरी जगह पर आई हो ना कि मैं। तभी उसकी छोटी बहन रूम में आ जाती है और बोलती है मैं प्रूव कर सकती हूँ मेरी बहन जीजू के साथ चिपक रही थी ना कि मेरे जीजू। इसके बाद वो उसे पिक्चर दिखाती है जिसमें फैंग मिस्टर ली के ऊपर लेटी हुई होती है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है और अपनी बहन के पीछे भागती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो जैसे ही अपने कजन्स के पास जाती है तो उसके कजन बोलते हैं हमने सुना था अंकल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो कह रहे थे कि तुम अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर आई हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे साथ कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। वो बोलती है मैं उसे अपने साथ इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं तुम सबको वार्न करना चाहती हूँ कि अगर तुम पहली बार उससे मिलोगे तो मेरा रेड एनवलप तो लेकर आए होंगे ना देने के लिए। वो बोलते हैं हम रेड एनवलप तो लेकर आए हैं पर तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है जिसको हम वो रेड एनवलप दे सके। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है मेरे जीजू की कार विलेज के बाहर ब्लॉक हो गई थी इसलिए वो उसे मूव करवाने के लिए गए हैं, इसीलिए अभी तक वो लेट हो गए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फैंग गाड़ी से उतरती है तो देखती है ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है, इसलिए पूछती है ये कहाँ से आई। वो उसे कुछ बताने ही वाला होता है लेकिन तभी फैंग खुद ही अंदाजा लगा लेती है जरूर तुम किसी कंपनी में काम करते होंगे ना, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी दे दी होगी। उसके सारे कजन उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी जो कि सीईओ के पास होती है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई सीईओ तो हो नहीं सकता तो उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आएगी। लेकिन वो दोनों बहनें तो ग्रैंडमा से मिलने के लिए अंदर चली जाती हैं। उन दोनों के अंदर जाने के बाद कजन्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी
एक कजन की वाइफ बोल रही होती है, मेरा पति बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ये ली ग्रुप में काम करता है। तभी वहाँ पर ली भी टपक पड़ता है और बोलता है, कौन है जो ली ग्रुप में काम करता है, क्योंकि मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ। कजन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कजन बताता है, मैं ली ग्रुप के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ऐसे तुम किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? ली बोलता है, मैं तो अभी बस उस कंपनी में काम करने के बारे में सोच ही रहा था। तभी फैंग बोलती है, आप इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए अभी? ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे ताकि ये लोग आपको रेड एनवलप दे सके। जिसके बाद वो जबरदस्ती सभी कजन से रेड एनवलप ले लेती है और सभी कजन सोच रहे होते हैं इस लड़के की क्या मजबूरी रह गई होगी जो इसने फैंग को ही चूज किया। ऊपर से ये गांव से बिलोंग करती है। उसके बाद फैंग ली और अपनी बहन को लेकर ग्रैंडमा के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सारे कजन ग्रैंडमा के पास बैठे हुए होते हैं और वो सभी एक एक कर ग्रैंडमा को तोहफे दे रहे होते हैं। फैंग के कजन बोल रहे होते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ग्रैंडमा के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लेकर आया होगा। तभी ली उन्हें एक तोहफा देता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर होता है। ये देखकर सभी कजन तो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, जरूर ये रियल तो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग क्यूआर चेक करते हैं तो वो गिफ्ट सच में रियल होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कजन तो बोलने लग जाते हैं, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय है तो वो इतना महंगा तोहफा कैसे अफोर्ड कर सकता है। ली उन्हें कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरा कजन बोलने लग जाता है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो और स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुमने शादी के लिए एक गांव की लड़की को ही चूज क्यों किया? ये तो इतनी ज्यादा अमीर भी नहीं है। ली तो उसे चाटा मार देता है, मैं किसी को परमिशन नहीं देता कि मेरी गर्लफ्रेंड की तुम इस तरीके से बेइज्जती करो। चलो जल्दी से माफी मांगो। लेकिन वो माफी नहीं मांगता। लेकिन तभी ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है मैं इन दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन तुम लोगों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। फैंग अपने कजन का गिफ्ट देखकर बोलती है, इसने जो आपको तोहफा दिया है ना ग्रैंडमा, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपकी जान जा सकती है। तभी उसकी छोटी बहन भी बोलने लग जाती है, मेरी बड़ी बहन ने मेडिकल में डिग्री ले रखी है और वो बहुत ही जल्दी एक अच्छी डॉक्टर भी बनने वाली है, इसलिए उसे इन सब चीजों की बहुत ही ज्यादा अच्छे से नॉलेज है। कजन बोलता है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मुझे कंपनी ने भेजी थी। ली बोलता है, पर तुम्हारा नेम नहीं है ली की कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में, मैंने अभी लिस्ट चेक की है। तभी उसके कजन की वाइफ बोलती है, मेरा पति सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है। ली बोलता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें वहाँ से फायर करवा दूँ? तभी उसके कजन को कंपनी की तरफ से कॉल आ जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। वो अपनी वाइफ को एक जोरदार चाटा लगा देता है और बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आ ही रहे होते हैं तभी उनकी एक और कजन आ जाती है। वो उन्हें बताती है, फैंग जिस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है एक्चुअली में तो उसने उसे रेंट पर खरीदा है। इवन वो उसे पे भी करती है ताकि वो उसके साथ रहे। ये सुनने के बाद उसके कजन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस से उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा फैंग की तारीफ कर रही होती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी उसका कजन अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसकी वाइफ बोल रही होती है, फैंग हम सबको झूठ बोल रही है, इसने ये बॉयफ्रेंड रेंट पर रखा हुआ है। ग्रैंडमा बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, रेंट पर तो घर लिया जाता है, अब बॉयफ्रेंड भी मिलने लग गया है क्या? जिसके बाद कजन की वाइफ सभी को वो वीडियो दिखाने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फैंग ली को बोल रही होती है, मुझे मालूम है तुम्हारे दिन बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलता है, मुझे तो अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे कुछ और दिन रेंट पर रख लोगी। और उसकी ये कजन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी कजन ने अपने बॉयफ्रेंड को तो रेंट पर रखा हुआ है। प्रेजेंट में फैंग के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और डैड तो अपनी बेटी को चाटा ही लगा देते हैं, तुम हमें झूठ कैसे बोल सकती हो? इसके बाद सभी बड़े डिसाइड करते हैं कि फैंग को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि कोई भी छोटा घर का ये हरकत रिपीट ना कर सके। इवन सारे कजन उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। फैंग को तो गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलती है, आपने ही मुझे फोर्स किया था डैड, लेकिन मुझे फिर भी किसी से प्यार नहीं हुआ। डैड बोलते तो तुमने इसका ये सोल्यूशन निकाला कि तुम सबके सामने झूठ बोलो और हमारी बेइज्जती कराओ। ली बोलता है, आपको अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और आप सबके प्रेशर में आकर मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं फैंग के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म करूं।
लेकिन ग्रैंडमा सभी को चुप करा देती है और ली से पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो। ली बोलता है हम दोनों रियल रिलेशनशिप में हैं। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ना, उसमें हम एक प्ले के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को रेंट पर रख लेती है। सभी को इस बात पर यकीन आ जाता है और फैंग के पेरेंट्स को भी बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पर शक किया, ऊपर से उसे सबके सामने चाटा भी लगा दिया। लेकिन तभी कजन की वाइफ ली को बोलती है तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी चेक करवाओ, और मन में सोच रही होती है अगर इसके पास खुद की आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये पक्का झूठ बोल रहा है। जिसके बाद ली अपनी आइडेंटिटी निकालने ही वाला होता है, लेकिन सोच रहा होता है अगर मैंने सभी को अपनी आइडेंटिटी दिखा दी बड़ा तमाशा हो जाएगा क्योंकि मेरा नाम तो ली है ना कि चैन। इसलिए वो झूठ बोल देता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी तो घर पर ही भूल गया हूँ। इसके बाद सभी लोग उसे ब्लेम करने लग जाते हैं, जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है क्या तुम मुझे आधे घंटे तक मेरी आइडेंटिटी मुझ तक पहुंचा सकते हो। असिस्टेंट होके बोल देता है। वो उस कॉल को कट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कजन की वाइफ उससे फोन छीन लेती है। ये देखो इसने फैंग के नंबर को एक दिन पहले ही अपने फोन में ऐड किया है। तो फैंग की मम पूछने लग जाती है अगर तुम दोनों रियल कपल हो तो इसने कल ही तुम्हें ऐड क्यों किया अपने फोन में। ली बोलता है मेरी वजह से ये नाराज हो गई थी इसलिए इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था और अब इसने फिर से मुझे दोबारा से ऐड किया है। उसके बाद सभी लोग उसकी चैट के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो अपने मोबाइल फोन से सबको अपनी चैट दिखा देता है। ये देखकर फैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, ये चैट कहाँ से आ गई। वो उसे बताता है एक ऐप होती है जिसमें अगर नेम एंटर करो ना तो वो खुद ही चैट को जनरेट कर देती है। जैसे ही सभी को उन दोनों के रिलेशनशिप का यकीन आता है तो फैंग का कजन बोलने लग जाता है तुमने हमें झूठ बोला है, तुम ली ग्रुप से तो ताल्लुक ही नहीं रखते हो। मैंने अभी चेक किया है उसमें चैन नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सभी को बताता है मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मिस्टर चैन ली ग्रुप में काम करते हैं। उसके बाद वो सभी को मिस्टर चैन की आइडेंटिटी दिखा देता है और आइडेंटिटी के मुताबिक वो ली ग्रुप का डायरेक्टर होता है। इसके बाद सभी लोग ली की तारीफें करने लग जाते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, तुम तो इतनी छोटी सी उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन गए। इसके बाद कजन को गुस्सा आ जाता है और अपनी वाइफ को ही झाड़ने लग जाता है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ग्रैंडमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कजन्स को वहाँ से मारकर बाहर भगा देती है। ली ग्रैंडमा को शांत करता है और बोलता है अगर आपको ठीक लगे तो हम कल मैरिज सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके बाद सभी उन्हें फोर्स करने लग जाते हैं तुम लोगों को कल जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेना चाहिए। फैंग उसे साइड में लेकर आ जाती है और बोलती है जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें ये बात करने की क्या जरूरत थी। वो उसे बोलता है फेक कपल को पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन फेक मैरिज को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम प्रिटेंड ही करना चाहती हो तो हम फेक मैरिज को प्रिटेंड करते हैं। उसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए मैरिज ब्यूरो में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो उसे पूछ रही होती है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं गे हूँ। ये सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैंने शादी कर ली है। जिसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा दूर बैठे हुए होते हैं। फोटोग्राफर बोलता है अगर किसी का डिवोर्स होता है ना वो भी इतनी ज्यादा दूर होकर नहीं बैठता जितने दूर तुम दोनों बैठे हो। इसके बाद ये दोनों करीब आकर फोटो खिंचवा लेते हैं। इसके बाद जैसे ही फैंग मैरिज सर्टिफिकेट को खोलने वाली होती है तो ली उससे वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और बोलता है हमें इसे फैमिली को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और सोच रहा होता है जिस लड़की के बारे में मैं हमेशा से सोचता था मुझे यकीन नहीं आ रहा है आज वो मेरी बीवी बन गई है। लेकिन वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करती है, मैं इसे अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती हूँ। वो सोच रहा होता है अगर इसने सर्टिफिकेट देख लिया या किसी को दिखा दिया तो सभी को पता चल जाएगा कि मेरा नाम चैन नहीं ली है। इसके बाद वो बोलता है हमें मैरिज सर्टिफिकेट के साथ फोटो लेकर वैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर देनी चाहिए, जिसके बाद सबको पता चल जाएगा कि हमने शादी कर ली है। जिसके लिए फैंग मान जाती है और जैसे ही वो फोटो क्लिक करने वाला होता है तो अपने नाम के ऊपर अपनी फिंगर रख देता है। नेक्स्ट सीन में ली फैंग की फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है। फैंग के डैड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं मेरी 2 बेटियां हैं पर वो 200 बेटों से ज्यादा बेटर है। ली बोलता है आप मुझे अपना बेटा जैसा ही समझिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक होकर अपने रूम में आ जाते हैं।
फैंग ली के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। ली बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपनी वाइफ बोल सकता हूँ। वो बोलती है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी और चेयर पर बैठ जाती है। ली भी उसके पास आकर बैठ जाता है। फैंग बोलती है क्या मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कह सकती हूँ? ली बोलता है इसी तरह मैं भी तुम्हें अपनी वाइफ कह सकता हूँ ना। लेकिन तभी उसे वोमिट आ जाती है। वोमिट करने के बाद जैसे ही वो अपने बेड पर लेट जाती है तो बोल रही होती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुमने मुझसे शादी कर ली है, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। वो बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हूँ जो मैंने तुमसे शादी की है। वो बोलती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे अच्छे से मालूम है मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन वो तो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा होता है, लेकिन ये मैडम तो मस्त सो रही होती है। जिसके बाद वो भी सोफे पर बैठे हुए ही सो जाता है। तभी फैंग उठ जाती है और उसके करीब आकर उसका ब्लैंकेट हटाने वाली होती है। तो वो उसे पूछता है क्या तुम मुझे देखना चाहती हो? लेकिन वो तो अपनी आइस पर हाथ रखकर पीछे हो जाती है। ली उसके पास आता है और उसे बोलता है लगता है तुम रात के बारे में भूल चुकी हो। तभी वो रात के बारे में याद करती है और उसे दूर करते हुए बोलती है लड़कियों से गलती हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती हैं। तुम एक जेंटलमैन हो ना, तुम इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बोलकर वो तो रूम से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है लगता है मेरा फ्रेंड बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो तो मुझे ही मैसेज नहीं कर रहा। उसकी फ्रेंड बोलती है वैसे वो एक नंबर का प्ले बॉय है, इसके लिए तुम अपने मन में मेरे कजन के लिए कोई भी फीलिंग मत रखना। फ्रेंड बोलती है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फ्रेंड बोलती है क्या तुम मेरे कजन से मेरी बात करा सकती हो? जिसके बाद वो फोन को उठाकर ली के पास ले जाती है और ली को बोलती है तुम्हारी कजन का कॉल है। लेकिन ली फोन लेकर टेबल पर रख देता है और बोलता है मुझे किचन में एक जरूरी काम है। जिसके बाद वो किचन में भाग जाता है। उसके बाद फैंग अपनी फ्रेंड का कॉल उठा लेती है। उसकी फ्रेंड बोलती है ये मेरा कजन तो नहीं लगता। वो बोलती है अगर ये तुम्हारा कजन नहीं है तो और कौन है? तभी फैंग के फोन पर उसकी टीचर की कॉल आ जाती है, इसलिए अपनी फ्रेंड को बोलती है हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मेरी टीचर की कॉल आ रही है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ली फैंग के डैड को बोल रहा होता है शादी की जितनी भी तैयारियां हैं वो मैं करवा दूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी फैंग बोलती है इसके पेरेंट्स तो अब्रॉड चले गए हैं। डैड बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरे गांव को इनवाइट कर दिया है। तभी ली बोलते हैं चिंता नहीं कीजिए, हो सकता है तब तक मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएं। नेक्स्ट सीन में शादी की सारी तैयारियां चल रही होती है। फैंग को उसकी छोटी बहन तैयार करती है और बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मुझे मालूम है कि तुम दोनों फेक मैरिज कर रहे हो। फैंग बोलती है तुम ना अपना मुंह बंद रखना। उसकी बहन बोलती है लेकिन तुम्हें ली के बारे में जरूर सोचना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से उसका फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वो बोलती है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। उसके बाद उसकी छोटी बहन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर ली आ जाता है। ली तो फैंग को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। ली उसे बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए सीरियस होना चाहूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? फैंग बोलती है तुम्हारी कजन ने मुझे बताया है कि तुम एक प्ले बॉय हो। वो बोलता है फिलहाल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें लेकर एकदम सीरियस हूँ, इसलिए तुम्हें हम दोनों के बारे में एक बार जरूर सोचना होगा। वो बोलती है लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो रूम से बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर एक बैलून फट जाता है, इस वजह से वो गिरने वाली होती है। ली आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उस बच्चे को रोककर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को डराने की? वो बच्चा बोलता है तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो? लेकिन वो उस बच्चे को पनिश करता है। तभी उस बच्चे की मुंह वहाँ पर आ जाती है और बोलता है तुम जैसा ग्रूम बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है? तभी वहाँ पर फैंग के डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए, आज तुम दोनों की शादी है। वो बोलता है मैं किसी को भी इस चीज की परमिशन नहीं देता कि कोई भी मेरी वाइफ को बुली करे। तभी वो बच्चा फैंग से सॉरी मांगने लग जाता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। फैंग ली को बोल रही होती है तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? ली उसे बोलता है तुम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकती कोई तुम्हें बुली करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में फैंग उसे बोल रही होती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम डरोगे तो ये सब लोग तुम्हें और भी ज्यादा बुली करेंगे। प्रेजेंट में वो उसके बाल सेट करता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका हाथ पीछे कर आगे आ जाती है और बोलती है ये ना बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और सच में एक नंबर का प्ले बॉय है। इसके बाद शादी का ये इवेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। सभी लोगों ने बोलने लग जाते हैं तुम दोनों को अब रूम में जाना चाहिए। वो दोनों रूम में जाने वाले होते हैं तभी फैंग की कजन की बहन वहाँ पर आ जाती है
और बोलती है इन दोनों ने हमसे झूठ बोला है और खास तौर पर इस फैंग ने हम सबको धोखा दे रही है। फैंग की भाभी सभी को बता रही होती है इसका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है। इवन ये उसके साथ बेबी को भी प्लान कर चुकी है। ये सब सुनने के बाद सभी लोग फैंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। फैंग बोलती है तुम्हारे पास इस चीज का क्या सबूत है। तभी उसकी भाभी के साथ एक लड़की आती है और वो सभी को बताती है मैंने फैंग को एक रेस्टोरेंट में देखा था। वो एक बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर इन्हें हेलो बोला था और उस दौरान ये दोनों अपनी बेबी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। इवन मैंने इन दोनों को लिफ्ट में भी देखा था। फैंग को तो गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भाभी के फेस पर एक चाटा लगा देती है और उसे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और बोलती है मैं उस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेडिकल का सीनियर है, इसलिए वो उस बात को घुमा देती है। ली उस फोटो को देखकर बोलता है ये तो मेरे ग्रैंडपा की तरह लग रहे हैं और सभी को बताता है ये मेरे ग्रैंडपा के साथ डिनर पर गई थी। भाभी बोलती है चलो प्रूव करो कि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। इसके बाद ली अपने फोन से उनकी फोटो निकालकर सभी को दिखा देता है जो देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फैंग भी सोचने लग जाती है ऐसा कैसे हो सकता है और ली से पूछती है ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ली बोलता उस फोटो में जो आदमी है ना वो बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह लग रहा है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके बाद उसकी भाभी वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन तभी फैंग उन्हें रोक लेती है और बोलती है तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवाई है इसलिए अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी या फिर तुम मुझे मेरा रेड एनवलप दो क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है। लेकिन उसकी भाभी की दोस्त उसे रेड एनवलप देकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो भागने लगती है तो सभी लोग उसे पकड़ने लग जाते हैं। फैंग उसे बोलती है तुम हमेशा मुझसे कंपटीशन नहीं करती आई हो, तुम हमेशा मुझसे आगे निकलना चाहती थी। जब मैं अपने होमवर्क पर बहुत ही ज्यादा फोकस करती थी उन दिनों तुमने शादी कर ली और तुम्हारे बच्चे भी हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं थी। वो बोलती है नेक्स्ट जिंदगी में मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ूंगी और अपने लिए एक अच्छे इंसान को चूज करूंगी जिस तरह तुमने किया है। इसके बाद वो अपनी गलती को मान लेती है। फैंग की छोटी बहन भी बोलने लग जाती है मैं भी ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट सीन में फैंग फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। फैंग बोलती है तुम्हारे तो कदमों की आहट भी नहीं आती, तुम इतने आराम से कैसे चल लेते हो। ली बोलता है ये कैसी वेडिंग नाइट है, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। इसके बाद वो उसे चेयर पर बिठाती है और उसको मसाज देने लग जाती है। वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके पूछने लग जाती है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा मेडिसिन लाइन में है या तुम दोनों का कोई रिलेशन है। इस पर ली सोच रहा होता है क्या मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। फैंग उसे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ली बोलता नहीं तो फैंग बोलती है तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछ लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करने वाली होती है लेकिन तभी उसकी बहन रूम में आ जाती है। छोटी बहन बताती है जो खाना शादी में इस्तेमाल हुआ था उसमें पॉइजन था, अब हमारी फैमिली को बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि तुम्हें फूड पॉइजन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है बल्कि आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये हुआ है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोल रहा होता है ये तो इस मेडिसिन को काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऊपर से ये इनके ब्लड प्रेशर की है। वो बोलती है इन मेडिसिन में पोटेशियम है और अगर इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाता है तो इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। ये सुनकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि रिपोर्ट आ चुकी है, इनको जो पेट में इशू हुआ था वो उनकी दवाइयों की वजह से हुआ है ना कि खाने की वजह से। जिसके बाद ये दोनों फैंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तुम ना बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। फैंग बोलती है एक डॉक्टर का काम होता है कि वो अपने पेशेंट का ख्याल रखे। नेक्स्ट सीन में वो घर पर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। तभी वो देखता है फैंग सो चुकी है तो वो उसे उठाकर उसके बेड पर ले जाता है। वहाँ पर लिटाने के बाद वो उसे किस करता है और उसी के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का बेटा आ जाता है। फैंग के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे डैड अब ठीक हैं? तो वो हाँ बोल देता है। वो बोलता है ये सारे गिफ्ट मेरे डैड ने फैंग के लिए भेजे हैं। फैंग बोलती है ये सब कुछ उन्हें भेजने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने स्कूल के कैफेटेरिया से खा लेती हूँ। लेकिन वो लड़का बोलता है ये स्कूल में पढ़ने वाली लड़की डॉक्टर से भी बेटर है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन फैंग के पेरेंट्स चीजें वापस करने के लिए उसके पीछे भागते हैं और जैसे ही वो चीजें उसे देखकर वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं
तभी वो लोग देखते हैं उनके बाहर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं। सभी लोग फैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और अपनी अपनी मेडिसिन उससे चेक करवाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं हमारी मॉम ने हमें कहा है कि आप दोनों बहनें हमारे विलेज के लिए गर्व हैं। हमें आप लोगों से सीखना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। जिसके बाद फैंग सभी बंदों को उनकी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाती है। यह देखकर फैंग के पति को तो अपनी वाइफ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फैंग और ली विलेज से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फैंग के पेरेंट्स रोक कर उसे कुछ चीजें दे देते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए भेजी है। फैंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है जब मैं छोटी थी तो हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इनके पास बहुत ही ज्यादा चिकन और एग होते थे, इन्होंने तब हमें बिल्कुल भी नहीं दिए, तो अब अचानक से ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं। फैंग की मॉम बोलती है हम सब एक फैमिली हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। इसके बाद फैंग ली के साथ कार में जा रही होती है। ली उसे बोल रहा होता है तुम ना बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारे सारे घर वाले तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो बोलती है मेरी फैमिली पहले मुझे प्यार नहीं करती थी, ये सब तो बाद में हुआ है। ली बोलते है शायद ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि तुम एक अच्छी और कामयाब डॉक्टर हो। फैंग बोलती है जब सबको पता चल जाएगा कि हमारी शादी फेक है तो ये सब लोग मेरा क्या करेंगे। ली बोलता है ठीक है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी शादी फेक है। फैंग बोलती है जब हम एक बच्चे को पैदा करते हैं फिर उसके बाद दूसरा भी करना पड़ता है, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। ली उसे बोलता है इसका मतलब तुम मेरे लिए तैयार हो। वो बोलती है ये सब तो मैं एग्जाम्पल दे रही थी। इसके बाद फैंग अचानक से गाड़ी को रोक देता है। वो पूछती है क्या हो गया है। वो बताता है गाड़ी के टायर का पंचर हो गया है। और फैंग गाड़ी में बैठकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है जब तुम दोनों वापस हो जाओगे तो मैं तुम दोनों का अच्छे से वेलकम करूंगी। उसके बाद ली उसके पास आता है। फैंग उसके फेस को साफ करती है और उसे बोलती है जब तक तुम बोलते नहीं हो ना तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो। इसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फैंग उसे बताती है आज रात मेरी फ्रेंड हम दोनों का वेलकम करने वाली है। ली सोचता है इससे पहले इसको सब कुछ सच पता चले मुझे ही सब बताना पड़ेगा। वो उसे सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ली बोलता है ये तो गाँव के लोग है ना। फैंग बोलती है नहीं ये साथ वाले गाँव के लोग है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो वो लोग पूछने लग जाते हैं तुम लोग कौन हो। ये बताते हैं हम तो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। वो बोलते हैं अच्छा तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो पूछती है आप लोगों ने यहाँ पर ये कांटे क्यों बिछाए हैं, इसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। वो बोलते हैं हम काफी टाइम से यहाँ पर एक फसल उगा रहे हैं, उसके बीज बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। वो बोलता है हाँ मुझे मालूम है वो बहुत ही ज्यादा मीठे और अच्छे होते हैं। ये बोलता है तुम्हें कैसे पता। ली बोलता है मेरी सिस्टर इन लो ने मुझे बताया था। इसके बाद गांव वाले उन दोनों को सारी सिचुएशन बता देते हैं। वो काफी टाइम से उस फसल को यहाँ पर उगाते हैं, लेकिन एक कंपनी है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है। ली उनसे उस कंपनी का नाम पूछता है तो वो लोग बताते हैं वो ली कंपनी है। ये सुनकर ली के तो होश उड़ जाते हैं, क्या आप लोग सच में उसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। गाँव वाले तो अलर्ट हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ली कंपनी से हो। वो बोलता है नहीं मैं तो बस जानना चाहता था। उसके बाद वो अपनी कंपनी में कॉल कर पूछता है। वो बंदा उसे इन्फॉर्म करता है इस गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ली बोलता है तुम उस प्रोजेक्ट को रोक दो। असिस्टेंट होके बोलकर फोन कट कर देता है। ये देखकर गांव वाले तो हैरान हो जाते हैं, क्या सच में तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो, वो लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, वो प्रोजेक्ट क्या सच में कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले कि ली उन्हें कुछ भी बता पाता गांव वालों को कॉल आ जाती है और उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है जहाँ पर वो फसल उगा रहे थे वहाँ पर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा था वो कैंसिल हो गया है। ये देखकर गाँव वाले उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से जाने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद फैंग ली से पूछने लग जाती है आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी को मुझसे छुपा रहे हो। ये सब इतनी आसानी से कैसे हो सकता है कि तुम ली ग्रुप के मैनेजमेंट को अप्रोच करो और तुम एक फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन को ही कैंसिल करवा दो। वो उसे सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी फैंग को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है आज रात हम नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे एक पेशेंट को देखना है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। फोन करने के बाद वो उसे बोलती है आज रात को मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। तो ली भी ओके बोल देता है। इसके बाद ये दोनों होटल के बाहर आ जाते हैं। फैंग उससे पूछती है तुम गाड़ी में कुछ बता रहे थे ना। ली उसे पूछता है क्या तुम शेन को जानती हो।
वो पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो, लेकिन तभी फिर से फैंग को कॉल आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। उसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे फिलहाल जाना होगा। वो बोलता है पहले तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। ये बोलती है हमारे वहाँ स्टूडेंट्स को खाना भी मिलता है। बोलती है मैंने अभी तक तुम्हारा रेंट तुम्हें पे नहीं किया है, चलो मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। वो बोलता है रेंट तो मैं तुमसे बाद में ले लूंगा, फिलहाल तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम लेट हो रही हो ना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ली सोच रहा होता है मुझे इसे जल्द ही सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, इससे पहले उसे कहीं और से ये बात पता चले और वो मुझसे नाराज हो जाए। तभी ली को ख्याल आता है वो अपने ग्रैंडफादर की भी मदद ले सकता है, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में होते हैं और मेडिसिन के डिपार्टमेंट में ही होते हैं। उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है। ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं तुम कहाँ पर हो। वो बोलता है ग्रैंडपा मैं आपके लिए एक अच्छी और सुशील सी बहू ढूंढने के लिए गया था। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं तुम पर तब यकीन करूंगा जब तुम घर आ जाओगे। इसके बाद घर आने के बाद वो अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन ग्रैंडपा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है। ग्रैंडपा मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हैं तो उस पर चैन लिखा हुआ होता है। चैन को रियलाइज होता है उसने जो पिक्चर एडिट कराई थी उसने वही दिखा दी है। ग्रैंडपा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लग जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कल मैंने तुम्हारी एक लड़की के साथ डेट फिक्स कर दी है, तुम्हें वहाँ पर जाना है। वो अपने ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करता है मैंने शादी कर ली है, मैं किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं जो मैंने कह दिया वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। में ली फैंग के लिए फ्लावर्स लेकर उसके स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है। उसकी फ्रेंड उसके साथ आती है और उसे देखकर बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद फैंग गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। ली उसे बताता है मेरी रीयूनियन डिनर पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो। वो पूछती है मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर क्यों चलूं? तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करते होंगे ना। वो बोलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ चिपकने की कोशिश करती हैं, मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम मेरे साथ चलो ताकि वो सब लोग मेरी जान छोड़ दें। फैंग उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलती है तो अपने प्रोफेसर से मिलती है और उसके प्रोफेसर ग्रैंडपा ही होते हैं। वो बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी भागने की कोशिश कर लो पर मैं तुम दोनों को मिलवा कर ही छोड़ूंगा। यानी कि ग्रैंडपा ने जिसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की थी वो फैंग ही होती है। नेक्स्ट सीन में फैंग तैयार होकर ली की रियूनियन पार्टी में पहुंच जाती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। ली तो उसे बस देखता रह जाता है। तुम्हें इतना ज्यादा तैयार होकर आने की जरूरत नहीं थी, तुम मेरे साथ हो बस इतना ही काफी था। बोलती है मैं इतना ज्यादा तैयार होकर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करवाना चाहती थी। इसके बाद वो अंदर जाने ही वाले होते हैं तभी ली को कॉल आ जाती है। वो उसे अटेंड करने के लिए चला जाता है और फैंग को बोलता है तुम अंदर जाकर मेरा इंतजार करो। जैसे ही वो अंदर जाती है ली के सभी क्लासमेट्स उसे देखकर बोलते हैं तुम कौन हो। वो बोलती है मैं तो चैन की वाइफ हूँ और इस रियूनियन पार्टी में मैं उसी के साथ आई हूँ। वो बंदा बोलता है हमारी क्लास में तो कोई चैन नाम का बंदा ही नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फैंग जब अपने प्रोफेसर के पास आती है तो वो बोलते हैं तुम्हें ली से जरूर मिलना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है। पर फैंग बोलती है मैं शादीशुदा हूँ। प्रोफेसर को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। वो पूछते हैं तुम्हारे दूल्हे का नाम क्या है। वो बताती है मेरे पति का नाम चैन है। प्रोफेसर तो हंसने लग जाते हैं। मेरे पोते ली ने भी ऐसी ही गलती की थी, वो मेरे सामने फेक मैरिज का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ गया था और उसने मुझे कहा था कि उसने शादी कर ली है और उसके ऊपर भी सेम यही नाम होता है और उसके ऊपर भी सेम यही नाम मेंशन था। तुम दोनों ने बेवकूफी की है सिर्फ शादी से बचने के लिए। सच में सभी क्लासमेट बोलने लग जाते हैं हम किसी चैन को नहीं जानते हैं। वो बोलती है ठीक है तो मैं बाहर जाकर उसका इंतजार कर लेती हूँ। क्लासमेट बोलता है तुम यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हारा पति थोड़ी देर में यहाँ पर आ ही जाएगा। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है चैन ने तो मुझे कहा था सारे क्लास की लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ तो उसे कोई जानता भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में ली अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होकर पुरानी पिक्चर्स को देख रहा होता है। असिस्टेंट उसे बोलता है तीनों यंग फीमेल्स तो आपको माफ कर देंगी, लेकिन हो सकता है कि ये आपको माफ ना करे। और वो उस पर हंसने लग जाता है और मजाक उड़ाने लग जाता है। फैंग
बोर होकर यूनियन पार्टी से जा रही होती है। अभी कुछ लड़कियां बात करने लग जाती है। हमारी क्लास में एक मोटा सा लड़का हुआ करता था, पक्का वो इस पार्टी में नहीं आएगा क्योंकि उसे सोशल फोबिया था। जैसे कि फेंग ये सब कुछ सुनती है तो उसके दिमाग में ली का ख्याल आता है, जिसके बाद वो वापस से वहीं पर बैठ जाती है। सभी लोग ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मोटा था। लेकिन तभी ये क्लासमेट बोलता है उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वो लड़की बोलती है एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर वो मोटा लड़का क्या कर रहा था और सब उस पर हंसने लग जाते हैं। फैंग पूछती है आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सभी लोग ली शेन के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो लोग बताते हैं हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी फैमिली कितनी ज्यादा स्टूपिड थी, उस मोटे से लड़के को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया। उन्होंने तो अपना सारा पैसा उसके ऊपर बस बर्बाद ही किया है। सब सुनने के बाद फैंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती है मुझे लगा ये एक अच्छी रियूनियन पार्टी होगी, लेकिन तुम सब लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो जो किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हो। वो पूछते हैं क्या तुम ली को जानती हो? ये बोलती है मैं ली शेन को जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो ये सब कुछ सुन रहा होता है। तभी उसकी एक क्लासमेट उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता वो बंदा बहुत ही ज्यादा मोटा था और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था? फैंग बोलती है अगर दोबारा तुमने ये बात बोली ना मैं तुम्हें एक चाटा लगा दूंगी। लेकिन वो लड़की बहस करने लग जाती है तो फैंग उसे चाटा लगा देती है तुम सब लोग अंधे हो जो एक अच्छे इंसान को पहचान नहीं सकते हो। ये सब बोलकर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम सब लोग अनएजुकेटेड हो। वो बहुत ही ज्यादा काइंड था, ब्रेव था और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी था, लेकिन वो तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था जो पीठ पीछे लोगों की बातें करते हैं। तभी ली एक फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें फैंग बैठकर पढ़ रही होती है। वे उसके क्लासमेट उसके ऊपर एक स्नेल को फेंक देते हैं और ली उस स्नेल को उठाकर पीछे कर देता है, जबकि खुद उसे स्नेल से एलर्जी होती है। उसके बाद फैंग उसे अपने डॉग के साथ बाहर घूमने के लिए ऑफर देती है। ली को डॉग से एलर्जी होती है लेकिन फिर भी वो उसे मना नहीं करता, उसके साथ चला जाता है। फैंग बोलती है उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन फिर भी उसने कभी इस चीज का घमंड नहीं किया और ना ही वो अपने मार्क्स के बेस पर किसी को नीचा दिखाता था। तभी लोग उसे बोलने लग जाते हैं ये लड़की उस बंदे को सपोर्ट कर रही है जो कि एक मोटा और बदतमीज था। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और बोलता है अगर तुम लोगों को मैं बताऊं कि वो मोटा और बदसूरत सा लड़का मैं था तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा? वो लोग बोलते हैं तुम ली शेंग हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा दिखता था। लेकिन तभी ली शेंग का फ्रेंड सभी को बताता है ये ली शेंग ही है, कुछ हार्मोन्स की वजह से ये बचपन में बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था लेकिन वो हार्मोन प्रॉब्लम इसकी ठीक हो चुकी है। ये सुनकर फैंग भी हैरान हो जाती है और वो ली को घूरने लग जाती है और ली सभी को बता देता है कि मैं ली शेंग हूँ। इसके बाद सारे क्लासमेट्स एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। वो बोलता है मेरी वाइफ का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो इतने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पर आई है पर आप लोगों ने तो उसे गुस्सा दिला दिया है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका असिस्टेंट वो वीडियो प्ले करने वाला है और तभी वहाँ पर वो वीडियो चल जाती है जिसको फैंग देख लेती है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वीडियो को रुकवा देता है। तभी फैंग उसके पास आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम फैंग उसके मुंह से सिगरेट निकालती है और बोलती है तुम्हें मालूम है मेरी ग्रैंडमा को इससे एलर्जी है? तो वो उसे उसका नाम पूछता है तो वो बोलती है हाँ मेरा नाम फैंग है। और जब वो उसकी बहन को रेड एनवलप देता है तो वो उसे बोलता है जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब तुम पैदा हुई थी। जब उसके डैड उसे चैन बुला रहे होते हैं तो वो बोलता है कि आप मुझे शैन कहकर बुला सकते हो। ये सारी बातों को याद कर कर फैंग समझ जाती है यही ली शैन है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, बोलती है तुम जिस लड़की को डेट कर रही हो ना वो तो किसी और लड़की के साथ मॉल में है। वो बोलती है तुम उसे इग्नोर कर दो और फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उसे बोलता है तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती हो, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग की फ्रेंड ली की पिक्चर देखकर बोलती है अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो बोलती है ये तो अच्छी बात है ना तुम्हारी शादी इसके साथ हुई है, अगर मेरे कजन से हो जाती तो बहुत ही बुरा होता, वो एक नंबर का प्ले बॉय है और इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि तुमने ही उसे मिसअंडरस्टूड किया था और मेरी भी इसमें थोड़ी बहुत तो गलती है, मुझे अपने कजन से पहले तुम्हें मिलवा देना चाहिए था। वैसे तुम ली को कब से जानती हो? वो बताती है स्कूल में वो 4 साल तक मेरा क्लासमेट था लेकिन मैं उसे अभी भी मिस करती थी।
उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे समझ में आ गया है, तुम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो। उसकी फ्रेंड मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बोलती है पर इसमें तो उसका नाम चैन लिखा हुआ है, क्या उसने फेक मैरिज की है? फैंग याद करती है जब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई थी तो वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखना चाहती थी पर ली ने उसे देखने नहीं दिया था। प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड बोल रही होती है क्या सच में तुमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं देखा? वो बोलती है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने ही मुझे देखने नहीं दिया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फैंग वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है। फैंग उसे बोलती है मुझे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। ली बोलता है तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। वो बोलती है तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। वो बोलता है मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चला गया था, वहाँ पर मैंने खुद को बहुत ज्यादा चेंज किया है ताकि तुम्हें कभी भी एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े। और मैं अब्रॉड से वापस सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया था। मैंने तुम्हारे नेम से ऐप में एक चैट बनाई थी और मैं सच में तुमसे चैट किया करता था। ये बोलती है इसका मतलब वो सच था? वो बोलता है हाँ बिल्कुल। फैंग बोलती है फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तुमसे अलग होना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी, तुम उन पर साइन कर देना। वो बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा कि हमारी शादी फेक थी। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? ली बोलता है अरे मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। वो बोलती है तुम नए एक नंबर के पागल हो और वहाँ से चली जाती है। सीन में फैंग कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही होती है तभी ली भी खाना लेकर उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो पूछती है तुम्हें मेरे स्कूल का कैफेटेरिया कार्ड कैसे मिल गया? ली बोलता है यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा प्रोफेसर हैं, कहो तो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। लेकिन फैंग तो उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। रात को जैसे ही फैंग हॉस्टल से बाहर आती है तो ली पहले से ही उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है मैं 4 साल से यहाँ से इधर उधर जा रही हूँ और मैं आंखें खोल कर सड़क पर चलती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो भी उसके साथ जाने लगता है। तभी फैंग को उसके डैड का कॉल आ जाता है। वो पूछते हैं इतनी रात को तुम अकेले कैसे घूम रही हो? तभी पीछे से ली आ जाता है और बोलता है मैं इसके साथ ही हूँ। उसके पेरेंट्स पूछते हैं शादी की कौन सी डेट फिक्स हुई है? वो बोलता है जैसे ही मेरे ग्रैंडपा शादी की डेट फिक्स कर देंगे तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। उसके पेरेंट्स बोलते हैं पूरा गांव इंतजार कर रहा है और हम भी, बोलकर फोन कट कर देते हैं। फैंग बोलती है मेरे पेरेंट्स को खुद का पेरेंट्स बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझसे चीटिंग करता या झूठ बोलता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन वो तुम थे इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। नेक्स्ट सीन में ली के ग्रैंडपा उसे बोल रहे होते हैं तुमने मुझसे शादी के बारे में जो झूठ बोला था ना उसे खत्म कर दो और उस लड़की से मिलो जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। ली बोलता है आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे ग्रैंडपा कि मैंने शादी कर ली है? ग्रैंडपा बोलते क्योंकि तुमने मुझे कोई पक्का सबूत भी तो नहीं दिया है तो यकीन कैसे करूं? जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर ग्रैंडपा को दिखा देता है। वो बोलते हैं क्या इस लड़की का नाम फैंग है? तो ली बोलता है हाँ बिल्कुल ग्रैंडपा, ये आप ही के स्कूल से पीएचडी कर रही है। ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे अपनी और इसकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बोलता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बोलकर वो जाने वाला होता है लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हें सब कुछ मुझे बताना ही होगा। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा को पूरी कहानी सुना देता है और बताता है वो मुझसे नाराज है, मैं चाहता हूँ वो मान जाए। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे एक आइडिया दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंग अपने प्रोफेसर यानी कि ग्रैंडपा के साथ लैब में बैठी हुई होती है। प्रोफेसर उसे बोल रहा होता है तुमने कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी कर ली है ना? वो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद जैसे ही वो कंपटीशन के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर एक लड़की पहले से वही प्रेजेंटेशन दे रही होती है जो कि फैंग का होता है, जो देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही वो स्टेज पर जाती है सभी को बताती है ये मेरी कलीग है, इसने मेरा प्रेजेंटेशन चुरा लिया है। उसकी कलीग बोलती है ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन सेम मेडिसिन पर रिसर्च कर सकता है। वो बोलती है जो रिपोर्ट तुम्हारे पास है वही सेम रिपोर्ट मेरे पास भी है। उस लड़की को तो गुस्सा आ जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे काम को कॉपी कहने की। फैंग बोलती है मैंने इस पर 4 साल से स्टडी की है, मैं इसकी हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। क्या तुम इन सब के बारे में सबको बता सकती हो? और उसे बोलती है मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी, उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हम दोनों में से किसने इस रिपोर्ट को चोरी किया है। फैंग उसे बोलती है मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में पंक्चुएशन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है
सारे डोर सिमिलर है और जो तुमने कॉपी किया है ना, तुमने उसमें शायद इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। जिसके बाद सभी जजेस उन दोनों को वेट करने के लिए बोलते हैं। हमें फैसला लेने दो किसने रिपोर्ट चुराई है। इसके बाद वो वॉशरूम में हाथ धो रही होती है, तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और अपना एटीएम कार्ड उसके पास रख देती है। अगर तुम चाहो तो इन पैसों को रख सकती हो। फैंग उसे पूछती है तुम क्या चाहती हो। वो बोलती है तुम मेरी कंपनी में एंटर हो जाओ। वो बोलती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में रिजल्ट का टाइम आ जाता है। दोनों मीटिंग रूम में होती हैं। यहाँ पर वो लड़की जीत जाती है जिसने उसका काम चुराया हुआ होता है। देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम कॉपी किया गया है? लेकिन जज तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। गार्ड्स को बुलाओ, इस लड़की को बाहर फेंकवा दो। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और बोलता है किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इसको हाथ लगा सके। वो सभी को सबूत दिखा देता है जिससे सभी को पता चल जाता है उस लड़की ने ही काम कॉपी किया था। वो लड़की बोलती है मैंने काम कॉपी नहीं किया है। वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। जज तो उसे ही ली ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ रहा होता है। वो बोलता है देखो जरा ये आदमी कैसे इस लड़की के काम को कॉपी बता रहा है। लेकिन सेक्रेटरी तो उसे ही चाटा लगा देता है, यही ली ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनने के बाद फैंग फ्लैशबैक को याद करती है जिसमें वो अपनी फ्रेंड को फोन करने वाली होती है। लेकिन फैंग बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी को लेकर वहाँ पर आ जाएगा। प्रेजेंट में फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, यानी कि ली ही हमेशा से प्रेसिडेंट था और इसने सिर्फ मेरी ही खातिर उस दिन फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन को कैंसिल करवा दिया। और साथ ही वो ली का रिलेशनशिप अपने प्रोफेसर के साथ भी समझ जाती है और साथ ही वो समझ जाती है ली ही उसके प्रोफेसर का पोता है। जिसके बाद वो लड़की माफी मांगने लग जाती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही इसका प्रोजेक्ट चोरी किया था। वो बोलती है मैंने उसे पैसे भी देने की कोशिश की थी और कहा था कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। ये सुनकर ली को तो गुस्सा आ जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता कितनी ज्यादा मेहनत लगती है किसी चीज को करने के लिए? उसने दिन रात एक कर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। एंड में आकर तुमने उसकी मेहनत को चोरी कर लिया और उसके बदले में उसे पैसे देना चाहती थी। जिसके बाद उस जज और उस लड़की को अरेस्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद वो फैंग की तरफ देखता है। फैंग उठकर वहाँ से भाग जाती है और वो लिफ्ट में जा रही होती है। लेकिन तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे रियलाइज हो चुका है मैं कभी तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वैसे भी हमारी शादी हो गई है और गलती से हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। वो बोलती है ये गलती नहीं है, ये सब कुछ तुमने पहले से कैलकुलेट कर रखा हुआ था। लेकिन वो तो उसे हक कर लेता है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। वो उसे दूर होकर उसे डांटने वाली होती है लेकिन ली तो उसे किस कर लेता है और जैसे ही लिफ्ट खोलती है तो वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी ली को उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है, क्या तुमने उसे बचा लिया है? ली बोलता है वो तो यहाँ से भाग गई है। नेक्स्ट सीन में फैंग जैसे ही अपनी लैब में पहुँचती है तो सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, तुम्हें तो डबल खुशी मिल गई है। वो बोलती है डबल खुशी कैसे? वो बोलती है प्रोफेसर ने पर्सनली सभी को वेडिंग का इनविटेशन कार्ड दिया है। जिसके बाद उसे कॉल आती है कि ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। सीन में ग्रैंडपा हॉस्पिटल में होते हैं और अपने बेटे को डांट रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा ऐसा है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है और पूछती है आप ठीक तो है ना? ग्रैंडपा बोलते हैं मैं एकदम ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं ये सब कुछ ली की वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें उसे छुटकारा दिला सकता हूँ। वो बोलती है आप कैसे छुटकारा दिलाओगे? वो बोलते हैं मैं अपने पोते को बोलूंगा, वो तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेगा और उसके बाद तुम्हें डिवोर्स दे देगा। जैसे ही वो अपने पोते को फोन करने वाले होते हैं तो फैंग उन्हें रोक देती है। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, मेरी वजह से तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसने तुमसे तो झूठ बोला है ना। वो बोलती है भले ही उसने मुझसे झूठ बोला है लेकिन मैं उसे पसंद भी करती हूँ और शायद मैं उसे उसके झूठ के लिए माफ भी ना कर पाऊँ। ये सारी बातें ली ने भी सुन ली होती है और उसे अंदर आकर बोलता है क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ग्रैंडपा तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वो बोलती है ठीक है तुम मेरे अच्छे क्लासमेट थे इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। जिसके बाद वो उसे फ्लावर्स देता है, तुम ना मेरी बहुत ही अच्छी वाइफ हो, लेकिन वो फ्लावर्स को फेंक देती है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरी ग्रैंडमा को फ्लावर से एलर्जी है? वो बोलता है ठीक है मैं हमेशा से इस बात को याद रखूंगा और वो उसके बाद उसे किस करने वाला होता है लेकिन वो उसे पीछे हटा देती है, क्या तुम्हें नहीं मालूम ग्रैंडपा यहीं पर हैं? लेकिन जैसे ही वो देखती है तो रूम में कोई नहीं होता क्योंकि ग्रैंडपा तो वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके बाद वो उसे किस कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।